भारत में विकास के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। नौकरशाही किस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं यानी एनजीओ के माध्यम से प्रचार साधनों का इस्तेमाल कर विकास की इबारत लिख रही है, वह कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, यह आप अपने जीवन में तब देख और समझ पाएंगे जब सोशल मीडिया के परिदृश्य से इतर होंगे। लेकिन आपकी आंखें खुली रह सकें, विकास की जो इबारत लिखी जा रही है उसको समझ सकें, उसके लिए कुछ लोग नई नई कृतियां लिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है गरीब ज़्यादे। राजू शर्मा इसके रचनाकार हैं। राजू शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया, लोक प्रशासन में पीएचडी की। 1982 से लेकर 2010 तक भारतीय सिविल सेवा यानी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे। स्वतंत्र लेखन किया, बहुत सारी जगहों पे सलाह देते रहे हैं। रंगकर्म, फिल्म और फिल्म स्क्रिप्ट में उनकी रुचि रही है और उनकी जो कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं उनमें हलफनामे, विसर्जन, पीर नवाज, कत्ल गैर इरादतन, ऐ मेरे वतन और मति भ्रम ये उपन्यास हैं। कहानी संग्रह शब्दों का खाकरोब, समय के शरणार्थी, नहर में बहती लाशें, ये कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नाटक भी कुछ आपने लिखे हैं जिनका नाम है भुवनपति, मध्य वर्ग का आत्मनिवेदन या गुब्बारों की रूहानी उड़ान। यह पुस्तक दरअसल जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उस पर एक अलग ढंग से दृष्टि डालती है। वर्तमान व्यवस्था को जो लोग जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, प्रशासनिक सेवाओं और प्रशासनिक योगदान किस तरह से विकास कार्यक्रमों में होता है, यह पुस्तक उसके बारे में बताती है। गरीबी उन्मूलन का अर्थ है गरीबी का वध करना। इसे बिरले लोग कर पाते हैं। इसके वो लोग कर पाते हैं जिनके पास दुर्लभ क्षमता होती है। इसके लिए बार करने के लिए फरसाहिक चाहिए। मैं खुद को गरीब जल्लाद के रूप में देखता हूँ। ये इसी उपन्यास का एक अंश है। यह उपन्यास शुरू होता है कि दो बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी हैं, सचिव स्तर के और संयुक्त सचिव स्तर के, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। दिल्ली में, राजधानी में अधिकारियों के अंदर किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह की उठापटक होती है। संयोग से एक ही नाम के दो अधिकारी हैं, दोनों की पत्नियों के नाम भी एक हैं, दोनों के बच्चे भी एक ही तरह के नामों के हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और संस्कार भी एक ही तरह से विकसित होते हैं। बच्चे विदेश में हैं, अधिकारी बड़ी जगहों पे हैं। इनकी आपसी राजनीति, कभी इनकी बहुत दोस्ती हुई थी, अभी इनके बीच एक तरह का बदलाव होता है। इन्हीं में से एक तीसरा अधिकारी होता है जो अपेक्षाकृत इनकी तुलना में युवा होता है। उसको एक दिन उच्चतम इस उपन्यास में कहा गया, उच्चतम बुलाते हैं और उसको यह तय किया जाता है कि इस लड़के को, इसकी नियुक्ति एक ऐसे मंडल में की जाए, देवी पाटन नाम है, जहां गरीबी को यह लक्ष्य दिया जाए कि यहाँ की गरीबी जीरो हो जाए। वह अधिकारी जाता है, वहाँ पहुँचता है उस मंडल में। पहले तो जाने से पहले वह इन दोनों अधिकारियों से बातचीत करता है। उसे लगता है कि मैं राजधानी से सीधे सीधे एक रिमोट इलाके में भेजा जा रहा हूँ, ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण अंचल में, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन इसे पता चलता है कि इसे लक्ष्य देकर भेजा जा रहा है और यह एक तरह से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव से भी ज़्यादा ताकतवर स्थिति में मंडलायुक्त होकर जाता है, क्योंकि इसके पास बजट की छूट है, सीधे हॉटलाइन इसकी दिल्ली से जुड़ी है। यह जाता है, पहुंचता है और वहाँ एक घड़ी लगा देता है जो रिवर्स स्टाइल में दिखाती है कि हर मिनट या हर सेकंड किस तरह से इस मंडल में गरीबी कम हो रही है और 3 साल बाद यह गरीबी शून्य हो जाएगी। इस तरह की योजना के साथ वह पहुंचता है। जब हेलीकॉप्टर से उतरता है, कोई मंडलायुक्त अपने मंडल में ज्वाइन करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरता है, इलाके में धूम मचती है।
एक बाउंड्री वह देखता है, पता चलता है कि वह एक स्वयंसेवी संस्थान की बाउंड्री है। इसके बाद क्या कुछ होता है, इसकी पत्नी से जो उस बाउंड्री के तहत जो व्यक्ति एनजीओ चला रहा होता है वह किस तरह से अमेरिका से आया होता है, उसके पास प्रचुर पैसा होता है, वह इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में पैसे लगाता है, हर दिन करोड़ों की उसकी इनकम है, लेकिन वह अपने उस मंडल के विकास के लिए क्या करना चाहता है, खासकर नागरिक अधिकारों के लिए क्या करना चाहता है, और किस तरह से उसके तार इस मंडलायुक्त से जुड़ते हैं, किस तरह से मंडलायुक्त दूसरे देश के राजधानी के बड़े एंकरों से जुड़ता है, किस तरह से बड़ी कंपनियों से डील करता है और उसके अपने खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए विकास के नाम पर पहुंचने वाले होते हैं। इस बीच क्या कुछ घटता है, वहाँ के राज्य, उस मंडल के लोग क्या कुछ करते हैं, किस तरह से राज्य और केंद्र के दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए वह ईर्ष्या का पात्र बनता है। जो विकास की गति है, जो एनजीओ की गति है, जो मूल उद्देश्य है, वह अंततः किस तरह से उस एनजीओ प्रमुख की हत्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जहां विकास की बात होनी थी वहां दंगे हो जाते हैं। दरअसल गरीब ज़्यादा जो है प्रेम, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक फरेब, भ्रष्टाचार, इन सब की कलई खोलने वाली एक अनूठी कृति है। यह हर पन्ने पर जिस तरह से प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है पौराणिक आख्यानों का, आधुनिकता का, विकास का, लोकतंत्र के नारों का, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का, स्वयंसेवी संस्थानों का, ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति का, जातिगत समीकरणों का, वह सब अपने आप में अत्यंत ही उत्कृष्ट ढंग के हैं जिनको बिना इस उपन्यास को पढ़े आप समझ नहीं सकते। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के रीति रिवाज होते हैं, राजनेता किस तरह से जनता को मूर्ख बना रहे हैं, किस तरह से जनता अपने आप को मूर्ख बनी रहना चाहती है, किस तरह से उस मंडल में जब घड़ी जीरो पर पहुंचेगी तो इस बात की आशंका शुरू हो जाती है कि आखिर गरीबी जब उन्मूलन हो जाएगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा, उस मंडल में आरक्षण का क्या होगा, उस मंडल में नौकरियों का क्या होगा, उस मंडल में जो मुफ्त राशन योजना है उसका क्या होगा, जो लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उनका क्या होगा। दक्षिण के राज्य और वहाँ चलने वाली योजनाएं किस तरह से इसको समझ पाती हैं, शासन की दया को किस तरह से भिक्षा होते हुए भी भिक्षार्थी नहीं समझा जाता है। वो जो एनजीओ का संस्थान है, केंद्र है, उसको बहुजन केंद्र का नाम है और वहाँ जो विमर्श का बिंदु है वो यह है कि अपेक्षित साधन और संसाधन और के अलावा किस तरह से न्यूनतम मजदूरी का बंटवारा हो गया। संघर्षशील और गरीब के पक्ष में जनमानस किस तरह से एक अलग न्यायालय की बात करता है वह भी समझता है। जिस तरह की राजू शर्मा की भाषा है, मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ कि दुनिया की हर चीज़ किसी कूड़े के ढेर पर पड़ी पानी की खाली बोतल और बच्चे की प्लास्टिक की टूटी गुड़िया और शिखर वार्ताओं के दौरान अतिथि राष्ट्रपतियों को भेंट हुई कीमती शाल, उनका उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल सब नेटवर्क में गुत्थम गुत्था है। अगर एक इकाई का संवर्धन है तो किसी अन्य इकाई का ह्रास तय है। श्रेष्ठ सूफी संत कहते हैं कि सभी हिसाब धरती पर पूरे हो जाते हैं। तो मैंने पाया कि वर्ष 2014 की शुरुआत में मेरी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए के ऊपर हो गई है। मात्र 14 वर्ष में उसी रोज मुझे यह दर्दनाक खबर मिली कि माँ और पिता कार से कानपुर से बनारस जा रहे थे। रास्ते में कार पेड़ से टकराई, भयानक एक्सीडेंट, दोनों की तत्काल मृत्यु। एक झटके में मैं दुनिया में निपट अकेला हो गया। दरअसल जिस तरह से भारत का अभिजात्य वर्ग, आधुनिक अभिजात्य वर्ग, पढ़ा लिखा तबका पैसे की तरफ भाग रहा है, किस तरह से योजनाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, आर्थिक विकास और विकसित भारत किस तरह से कागज़ों पर उनकी तस्वीरें मीडिया के साथ मिलकर प्रस्तुत की जा रही हैं, किस तरह से महंगाई जैसा बिंदु हाशिए पर चला गया है, किस तरह से हर चीज़ को एक बड़ा बनाकर दिखाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है,
किस तरह से शो बिजनेस और आधुनिक मीडिया ने व्यक्ति के, आम नागरिक के दिमाग पर कब्जा कर लिया है, यह पुस्तक इन सब के बारे में बताती है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के झूठे आंकड़े, झूठे सर्टिफिकेट क्या आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? इस उपन्यास को पढ़ने के आखिर में जाकर आप जब अपनी तरफ झांकते हैं तो एक तरह से हमाम में सभी नग्न दिखाई पड़ते हैं। राजू शर्मा को इस तरह की बेबाक और कई हद तक विद्रोही और ऐसे उपन्यास के लिए जो कड़वा सत्य है, यथार्थ के करीब होने की बात करता है, लेकिन एक ऐसे पक्ष को दिखाता है जो लोकतंत्र का स्याह पक्ष है, उसके लिए आप उपन्यास पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उनके तक संप्रेषित कर सकते हैं। सेतु प्रकाशन ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। मूल्य 550 रुपये, पृष्ठ संख्या है 432। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।